हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। प्रत्येक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में संविधान निर्माण के लिए किसी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि समिति या प्रतिनिधि सम्मेलन की आवश्यकता होती है ताकि जन इच्छा पर आधारित न्यायी शासन को प्राप्त किया जा सके। तो भारतीय संविधान का निर्माण भी संविधान सभा के द्वारा किया गया। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में कि कैसे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतारकर स्वनिर्मित नवीन पोशाक धारण करता है। इसमें राष्ट्र के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत हैं और इस दृष्टि से इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्व है। अब इसका कैसे निर्माण हुआ उसको हम आगे समझने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र का, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान से अभिप्राय है उन नियमों से, उन निर्देशों से जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण माना जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसका निर्माण उस राष्ट्र की संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। अब संविधान का अर्थ स्पष्ट करने के पश्चात हम देखेंगे कि संविधान सभा से क्या अभिप्राय है। तो संविधान सभा से तात्पर्य है कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भी जो वहाँ का संविधान है उसका स्वरूप लिखित है। अब जब उसका स्वरूप लिखित है तो प्रश्न आता है कि उस संविधान का निर्माण किन के द्वारा, किस सत्ता के द्वारा या किस सभा के द्वारा किया गया। तो यह समझने वाली बात है कि पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्रायः संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। देखिए, विश्व के जिन देशों में निरंकुश तंत्र है, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही है, उन देशों का भी संविधान होता है, लेकिन ऐसे देशों का संविधान किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के द्वारा तैयार किया जाता है जिनमें केवल शासक वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन भारत जैसे देशों में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है और ऐसे संविधान का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा जनता के हितों की पूर्ति हो सके, जनता के व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। जो संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है 17वीं और 18वीं शताब्दी को। 17वीं और 18वीं शताब्दी वो शताब्दियां थी जब लोकतांत्रिक क्रांतियां हो रही थी और इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में भी हेनरी मैन और अन्य समतावादियों ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, लेकिन अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित भी किया गया। तब यही बात सामने आ रही थी
कि जो देश के लिए संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए, जहां नागरिकों का प्रतिनिधित्व हो। या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण ऐसी संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए जिसका गठन वहां की जनता के द्वारा किया गया हो। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ये जो संविधान सभा की मांग है वो 1947 के बाद ही हमारे समक्ष आई है। या कहें कि जैसे ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, तुरंत हमारे जो देश के शासक थे उन्होंने संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। तो जो संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन हमें 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। तिलक 1895 में जो स्वराज्य विधेयक लेकर आए थे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो संविधान का निर्माण है वो भारतवासियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये मानकर चलते हैं कि इस संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन हमें 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं। उसके पश्चात फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने इस विचार की ओर संकेत किया। उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। या हम कह सकते हैं कि सरकार यह सुनना ही नहीं चाहती थी कि जो भारत के संविधान का निर्माण भारतवासियों के द्वारा किया जाए। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रमुखतः उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप में घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके, और यही संविधान सभा होगी। अब आप देखिए कि उस समय यानी कि 1924 के बाद जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी थी, तो कांग्रेस ने इस डिमांड को अपने घोषणा पत्र में लिया और ये कहा कि एक ऐसे ही सभा बुलाई जानी चाहिए जो देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके। अब क्या था कि उस समय जो संविधान सभा के विचार थे कि संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सके, उसने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। अनेक प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। इसी क्रम में 1936 में
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1937-38 के अधिवेशनों में भी इस मांग को दोहराया गया और इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। तो भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था, लेकिन ब्रिटिश शासन के अलावा भी देशी नरेशों और यूरोपवासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकार खतरे में पड़ते दिखे और उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि जो उदारवादी थे उन्होंने इसे अति प्रजातांत्रिक बताया, यानी कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि भारतीयों का संविधान स्वयं भारतवासियों के द्वारा तैयार किया जाए। इसका प्रमुख कारण क्या था कि हम ब्रिटेन के अधीन थे, हमने उनका आधिपत्य स्वीकार कर रखा था और लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या वास्तव में ये डिमांड पूरी की जा सकती है, क्या वास्तव में भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासियों के द्वारा किया जा सकता है। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा और हमारे देशी नरेशों के द्वारा इस संविधान सभा की मांग का विरोध किया जाने लगा। इसी संदर्भ में जो मुस्लिम लीग थी उसने भी क्या किया, आरंभ में तो इसका विरोध किया, किंतु 1940 में जब पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ दो पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग शुरू कर दी गई तो उन्होंने फिर इसका विरोध करना बंद कर दिया। अब वो भी चाहते थे कि हाँ, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। यद्यपि जो ब्रिटिश सरकार है भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई थी। ब्रिटेन जिसने भारत जैसे देशों पर अपना आधिपत्य कायम कर रखा था, उसके लिए यह मुश्किल हो गया था कि वो भारत को अपने अधीन रख सके। अब भारत में भी स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी और ब्रिटिश सरकार उस स्वतंत्रता की मांग को उसका दमन नहीं कर पा रही थी। तो अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कब से हम बात कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक से लेकर संविधान सभा की मांग भारतवासियों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा निरंतर उठाई जाती रही थी, लेकिन अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 में क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान को तैयार करेगी। ठीक है, लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव का मसौदा कब तैयार, किस योजना के तहत तैयार किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को
स्वीकार किया और इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। अब क्या है कि जो कैबिनेट मिशन योजना ने जिसको संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। और वो योजना क्या थी? उस योजना में संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में विचार किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि जो प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जा सके। कहने का अभिप्राय है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, उसने यह प्रस्ताव पेश किया कि जनता यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है, तो जो परिस्थितियां उस समय चल रही थी, उन परिस्थितियों में संविधान सभा का गठन करना मुश्किल है। तो संविधान सभा का गठन किनके माध्यम से किया जाए? प्रांतीय विधानसभाओं के को ही निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उनका उपयोग किया जाए। तो इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि हों। तो ऐसा एक मसौदा तैयार किया गया और यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया जाए। और साथ ही यह व्यवस्था की गई कि जो उस समय की रियासतें थी, रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर भी प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया जाए। ठीक है, तो इस ढंग से कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना में कुछ कमियां अवश्य थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। और इसका जो एक प्रमुख जो गुण था वो यही था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी और कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और बाद में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो इसी योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा में जो चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। और परिणाम क्या रहा? उसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। अब मुस्लिम लीग ने बौखलाहट के बाद में इससे अपने आप को अलग कर लिया गया। तो इस तरह कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया। ये थी भारतीय संविधान सभा के निर्माण की कहानी कह लीजिए, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। धन्यवाद।